हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अध्ययन कर रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। हम लोग एक्सरसाइज शुरू कर दिए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का, और उसका फर्स्ट क्वेश्चन कल हमने देखा था। आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज अभ्यास जो है इसमें सेकेंड क्वेश्चन है। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इसको देखिए कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज, यानी एक हेक्सागोनल है, 6 भुजाएं हैं इसकी, और ये जो 6 भुजाएं हो गई, क्लियर। मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F। क्लियर। कह रहा है कि इसके प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम है, यानी यहां पर 5 माइक्रोकूलम है, यहां पर 5 माइक्रोकूलम है, यहां भी 5 माइक्रोकूलम है, यहां भी 5 माइक्रोकूलम है, यहां भी 5 माइक्रोकूलम है, और यहां भी 5 माइक्रोकूलम चार्ज है। सभी पर 5 माइक्रोकूलम चार्ज है। ये बात क्लियर हो गई। अब कह रहा है कि इनके कारण जो है षटभुज के केंद्र पर, तो षटभुज का केंद्र कहां पर होता है, जहां विकर्णों का कटान बिंदु होता है, जहां विकर्णों के कटान बिंदु मिलते हैं, ये सेंटर O है। यहां पर आपको जो है क्या निकालना है, जो है क्या निकालना है, क्या निकालना है आपको, यहां पर क्या निकालना है, विभव निकालना है। क्लियर। तो चलिए इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं कि ये सारे एंगल कितने कितने के होंगे। समषटभुज है, कितने कोण बनने हैं, 6 कोण, तो सारे एंगल कितने कितने के होंगे, 60 डिग्री। क्लियर हो गया, सारे एंगल 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, तीनों 60 डिग्री हो गए। अगर हम देखो OBC, अगर किसी और की बात नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए हम इसकी बात कर रहे हैं ट्रायंगल OBC, तो ट्रायंगल OBC में ये एंगल कितना हो गया, 60 हो गया। ये तो क्लियर हो गया होगा कि सभी कोण बराबर हैं, 6 कोण बन रहे हैं, तो 360 टोटल बनता है, तो 60 डिग्री हो गया। और ये भुजा इस भुजा के बराबर, इसलिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, जी हाँ होगा। तो जब दोनों टोटल 180 होता है, तो 60 जब निकल गया तो कितना बचा, 120, 120। तो जब आधा करेंगे तो 60 ये हो गया और 60 ये हो गया, 60 हो गया। इसका मतलब एक त्रिभुज कैसा त्रिभुज हो गया, इसकी तीनों कोण बराबर हो गए, 60 डिग्री हो गया। इसका मतलब एक ऐसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती है, यानी इसका मतलब जितना OB है उतना ही OC है, उतना ही BC है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, यानी जितना OC है उतना ही OB है, उतना ही BC है। क्लियर। तो हम मान लीजिए, अगर माना जो है, माना अगर षटभुज है तो उसकी भुजा होगी, तो मान लीजिए कि माना समषटभुज की भुजा, समषटभुज की भुजा कितनी है, A मान लिया, कितना मान लिया, A। तो इसका मतलब OC भी A होगा, OB भी A होगा, इसी तरह से OA भी A होगा, OF भी A होगा, OE भी A होगा, OD भी A होगा, और यानी सब इसके देयरफॉर क्या होगा, OA is equal to OB is equal to OC is equal to OD, it is equal to OE and it is equal to OF। सब बराबर हैं, और ये सभी किसके बराबर होंगे, A के इक्वल होंगे। ठीक। और सभी पर चार्ज भी सेम है, और कई शीर्ष है, 6 शीर्ष है, तो चार्ज सेम है, और O से सबका डिस्टेंस भी सेम है, OA OB OC सबका डिस्टेंस भी सेम है। तो हम एक आवेश के कारण बिंदु O पर विभव निकाल लें, और 6 से क्या कर दें, अगर हम गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या मिल जाएगा, सभी आवेशों के कारण इस बिंदु पर विभव मिल जाएगा, मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि सभी आवेश समान हैं और सभी दूरियां समान हैं, और आप क्या होता है 1/4πε0 Q/r
समान है, चार्ज समान है, डिस्टेंस समान है, तो इसका मतलब क्या होगा कि पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम होगा कि नहीं होगा? जी हाँ होगा। तो लिख लेंगे अतः बिंदु ए पर स्थित 5 मीटर मान लीजिए मीटर, तो 5 माइक्रोकूलम आवेश के कारण केंद्र O पर विभव क्या हो जाएगा? इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन u। जी हाँ लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन u इंटू क्यू, चार्ज कितना है 5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन r। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस कितना है? OA कितना है? किसकी बात कर रहे हैं? ए की बात कर रहे हैं, यानी किसकी बात करेंगे? OA की। OA कितना दिया है? A है। यहाँ पर लिख देते हैं A मीटर। यहाँ हो गया A, ये हो गया वोल्ट। क्लियर हो गया नहीं हो गया? इतनी बात सुनाया गया कि कोई दिक्कत तो होगी नहीं। लेकिन ये इसलिए सभी शीर्षों पर स्थित आवेश के कारण सभी शीर्षों पर स्थित आवेश के कारण केंद्र O पर हो। ये बराबर किसके हो जाएगा? कितने शीर्ष हैं? 6 शीर्ष हैं, तो 6 से क्या हो जाएगा? इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देयरफॉर इट इज इक्वल टू V इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन A वोल्ट। ये आपका आंसर हो गया। सॉल्व कर लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है समझ में आ गया, और कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखिए कि 6 सेंटीमीटर की दूरी पर पॉइंट देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं A और B पर दो आवेश 2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम। ये 2 माइक्रोकूलम हो गया, एक बिंदु A हो गया और दूसरा बिंदु B हो गया। यहां पर कितना माइक्रोकूलम आवेश है? -2 माइक्रोकूलम। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है निकाय के समविभव पृष्ठ के पहचान कीजिए। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये वास्तव में क्या है? +Q। अगर इसको माने तो क्या हो गया? ये -Q हो गया। तो एक तरह से द्विध्रुव की तरह व्यवहार करेगा कि नहीं करेगा? जब दो समान आवेश, एक पर प्लस चार्ज दूसरे पर माइनस चार्ज, एक दूसरे से कुछ अल्प दूरी पर रखे हुए हैं, तो वे द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। और उस स्थिति में हमने कहा था कि अगर दो आवेश +Q है, दूसरा -Q है, तो इसके मिड पॉइंट से जाने वाली रेखा पर जो विभव होगा वो 0 के
बराबर होगा। मैंने कहा था निरक्षीय स्थिति में विभव क्या होता है, शून्य के बराबर होता है। किसकी निरक्षीय स्थिति में है, द्विध्रुव, अगर कोई द्विध्रुव है तो उसके मध्य बिंदु से जाने वाली लंबवत रेखा पर के किसी भी बिंदु पर विभव क्या होगा, शून्य होगा। तो इसका मतलब जब इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव शून्य है तो इसका मतलब इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या है, समान है कि नहीं है? जी हाँ, जब विभव हर बिंदु पर शून्य है तो इसका मतलब हर बिंदु पर विभव क्या है, समान है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा पृष्ठ जो क्या हो, ए और मतलब इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु से होकर जाता हो और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की क्या है, लंबवत है, तो कैसा पृष्ठ होगा, समविभव पृष्ठ होगा। अर्थात यहाँ पर हम जो है मिड पॉइंट ले ले तो और एक ऐसा पृष्ठ ले ले, एक ऐसा पृष्ठ ले ले जो क्या हो रहा है, जो इससे होकर जाता है। पृष्ठ समझ लीजिए, मान लीजिए ये, इसका मतलब एक ऐसा पृष्ठ, ये इस तरह का पृष्ठ, इस तरह का जो पृष्ठ है, क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है, तो क्या हो गया, ये लंबवत हो गया इसके, और इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा, समान होगा। तो आपको केवल उत्तर में क्या लिख देना है, समविभव पृष्ठ में, कि दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से जाने वाली पृष्ठ जो इन दोनों रेखाओं का इस रेखा करने के क्या है, लंबवत है, वो समविभव पृष्ठ होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसमें और कोई बात है नहीं, बड़ा इसी सा क्वेश्चन था। दूसरा क्या है, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, निश्चित रूप से इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर देखिए, ये धनावेश है और ये ऋणावेश है, परिणामी जो विद्युत क्षेत्र होगा वो किधर होगा, ए से बी की ओर होगा कि नहीं होगा, ए से बी की ओर होगा कि नहीं होगा? क्लियर होगा कि नहीं हो गया? तो इस पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो किधर होगा, ए से बी की ओर। बस इतना ही उत्तर हो गया। तो बात समझ आ गई आपको, समविभव पृष्ठ की समझ में आ गया। समविभव पृष्ठ कौन सा पृष्ठ है, इसके लिए जो इसके मध्य बिंदु से होकर जाए और इसके क्या हो, लंबवत हो, इस तरह से है कि नहीं है? और क्यों इसे समविभव पृष्ठ कहेंगे, क्योंकि इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या है, समान है। बात समझ नहीं आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इस तरह से तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन आपको नहीं लगाना है क्योंकि ये इस बार आपके सिलेबस में नहीं पढ़ा गया है, इसलिए चौथा क्वेश्चन आपको नहीं लगाना है। अब हम लोग पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपको नहीं लगाना है, साफ करना है, इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र है जिसके पट्टिकाओं के बीच वायु है। कल्पना कीजिए कि समांतर प्लेट संधारित्र हो गया, उसके बीच क्या भरा हुआ है, वायु भरा हुआ है, की धारिता 8 पिकोफैरेड है, 8 पिकोफैरेड है। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया और इनके बीच के स्थान में 6 प्रावैधताओं का एक प्रावैधिक पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी? तो अगर आप इसको समझना चाहें प्यारे बच्चों, तो पहली स्थिति क्या थी? पहले मान लीजिए ये दो संधारित्र है, के दो प्लेट है और इनके बीच क्या भरा हुआ है, वायु भरा हुआ है। तो इसकी धारिता कितनी दी हुई है, 8 पिकोफैरेड। तो आपको क्या बताया गया कि अगर दो संधारित्र हैं, दोनों के बीच वायु भरा हुआ है, संधारित्र की धारिता कितनी दी हुई है, C बराबर कितना दिया हुआ है, 8 पिकोफैरेड।
क्लियर? एक पिको बराबर किससे होता है? 10⁻⁻12 बताया जाता है, 10⁻12 होता है। ठीक, तो संधारित्र की धारिता 8 पिकोफैरेड कब है? जब इन दोनों प्लेटों के बीच क्या भरा हुआ है? वायर भरा हुआ है। तो यहां से हम क्या जान सकते हैं? हमको सूत्र पता है, तो हम सूत्र लगाएंगे C = ε0 A/D = 8। ये बात क्लियर नहीं की नहीं? ये बात समझ में आ गई नहीं आई? ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्योंकि निर्वात वाय अगर इसके बीच वाय भरा हुआ है तो जो धारिता होगी क्या होगा? ε0 A/D होगा कि नहीं होगा? बताया जा चुका है। अब क्वेश्चन उठता है कि ए क्या है? ये मान रहे हैं कि इस जो समांतर पट्टिका संधारित्र में लिया है उसका जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल ए है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? डी है। ये पहली स्थिति होगी। बात समझ नहीं है? अब कह रहा है कि इनके बीच क्या किया जा रहा है? एक दूसरे अगली स्थिति कह रहा है कि प्लेट तो वही है, प्लेट वही है। तो अगर प्लेट वही है तो जब प्लेट वही है तो मतलब दोनों का प्लेट के एरिया में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। लेकिन हम क्या कह रहा है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो d आधी कर दी यानी पहले d थी, अब कर दी कितनी कर दी गई? d/2 कर दी जा रही है। यानी आधी कर दी जा रही है। तो पहले डिस्टेंस कितना था? d, अब कितना हो गया? d/2 कर दी जा रही है। और क्या है? इसके बीच क्या भर दिया जा रहा है? इसके बीच क्या भर दिया जा रहा है? इसके बीच क्या भर दिया जा रहा है? प्रावैधिक पदार्थ भर दिया जाता है इस तरह से। तो अगर जब कोई प्रावैधिक पदार्थ भर दिया जाता है तो धारिता C किसको होता है? K/0 A/D होता है कि नहीं होता? क्लियर हुआ कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? तो चलिए अब इस स्थिति पहली स्थिति में हमको इतनी बात मिल गई। अब दूसरी स्थिति की बात कर रहे हैं जब प्लेटों के बीच की दूरी को आधी कर दी गई है और प्लेटों के बीच प्रावैधिक पदार्थ को भर दिया गया है। तो इस स्थिति में क्या होगा? देखिए दूसरी स्थिति में जब प्रावैधिक पदार्थ रख दिया गया है और दूरी क्या कर दी गई? आधी कर दी गई। तो धारिता C' के लिए एक बार सीमांत क्या है इसलिए अब इसको C' लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो धारिता C' क्या लिखा हुआ है? K लिखिए, ε0 रहने देंगे। A क्षेत्रफल प्लेट के क्षेत्र में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, A ही लिखेंगे। अपॉन D डिस्टेंस, D है ना, दूरी की यहाँ पर कितना कर देंगे? d/2। क्यों? क्योंकि इसके सापेक्ष इसकी बात कर रहे हैं ना। तो पहले D थी, अब कितनी हो गई? d/2। तो अब यहाँ पर कितना लिखेंगे? d/2। तो यहां से क्या होगा? ये 2 कहां चला जाएगा? ऊपर। तो जब 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2K/0 A/D। ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां से देखिए 2 लिख दिया आपने। K की वैल्यू कितनी दी है? प्रावैधिक कितना दिया हुआ? 6 लिख दिया आपने। और ε0 A/D को अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 8 दी हुई। कितनी दी हुई है? 8 दी हुई कितनी दी हुई है? तो यहां पर कितना लिखेंगे आप? 8। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 96 पिकोफैरेड ही, क्योंकि यहां पर भी पिकोफैरेड था इसलिए पिकोफैरेड ही आया और ये आपका आंसर हो गया। मुझे लगता है समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या कह रहा है कि 9 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्र
श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। संयोजन की कुल धारिता क्या होगी? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। मुझे लगता है समझ आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि 3 संधारित्र हैं 9 पिकोफैराड वाले जो श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, यानी 3 संधारित्र हैं, 1, 2 और 3 संधारित्र, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया। देखा, इसका दूसरा प्लेट पहले संधारित्र का दूसरा प्लेट दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, दूसरे संधारित्र का दूसरा प्लेट तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा हुआ है। फिर यह स्पष्ट बता रहा है कि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और प्रत्येक की जो धारिता है, पहले की धारिता 9 पिकोफैराड है, दूसरे की धारिता भी 9 पिकोफैराड है और तीसरे की धारिता 9 पिकोफैराड है। 9 पिकोफैराड है। तीनों की धारिता क्या है? 9 पिकोफैराड है। क्लियर? तो कह रहा है कि संयोजन की धारिता क्या होगी? पहला क्वेश्चन। तो धारिता श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता 1/c = 1/c1 + 1/c2 आपको बताया गया है, लेकिन 3 है यहां पर, तो क्या हो जाएगा? 1/c बराबर 1/c1 + 1/c2 + 1/c3 लिखेंगे। यदि तुल्य धारिता क्या है? कैपिटल C है, तो 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। Therefore 1/c = 1/9 + 1/9। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है? प्लस 1/9। क्लियर? यहां से लिख सकते हैं कि therefore 1/c = हर बराबर है, तो क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। 1 1 1 कितना हो गया? 3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या मिलेगा? काट लीजिए, डिवाइडेड बाय 1/3 हो जाएगा। therefore c = किसका आएगा? 3 पिकोफैराड। तो देखा आपने जो बात मैंने आपको उदाहरण के द्वारा बताई थी, आप फिर देखिए स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जो तुल्य धारिता है वो इनकी धारिता से क्या है? कम है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संवरण से जोड़ दिया जाए, यानी संयोजन को क्या किया जा रहा है? 120 वोल्ट से क्या किया जा रहा है? जोड़ दिया जा रहा है, तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा? प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा? तो देखिए, इसका मतलब ये जो 3 पिकोफैराड आया, तो 3 पिकोफैराड जो है क्या निकला? 3 पिकोफैराड का टोटल धारिता निकल गया। यानी अगर इनके स्थान पर अलग से समझें, अगर हम इनको इनके स्थान पर एक ऐसा संधारित्र रखें जिनकी धारिता 3 पिकोफैराड है, तो वो इसके समतुल्य होगी कि नहीं होगी? जी हाँ होगी। और इसके जो है इसके सिरों का जो विभवांतर है, अगर वो 120 वोल्ट हो, कितना हो? 120 वोल्ट हो, तो Q जो टोटल चार्ज होगा, जो आवेश होगा, वो किसके इक्वल होगा? Q = CV के। तो आप क्या लिखेंगे? संयोजन का आवेश, इस जो संयोजन किया आपने उसका आवेश Q = C। ये कैसे निकला इसको समझ लीजिए पहले। ये कैसे क्यों कब लगाया है? ध्यान सुनिए। अक्सर ये एक पार्ट तो लगाना आसान होता है, लेकिन सेकेंड पार्ट जो लगाना होता है उसमें अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं। तो संयोजन का आवेश C हम ये मान रहे हैं कि अब इन तीनों की जगह पर ये 3 ना होकर के बल्कि एक संधारित्र है, और इस संधारित्र की जो
उसकी जो धारिता उसको हमने C मान लिया है, और जो इस संधारित्र के सिरों का जो वोल्टेज है उसको हमने क्या मान लिया है, V मान लिया है। तो इस संधारित्र पर जो आवेश होगा वो क्या होगा, Q इक्वल टू C भी होगा कि नहीं होगा? जी हाँ होगा। तो इसलिए Q इज इक्वल टू C की जगह धारिता कितनी होगी, C 3 हो गया, 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 12, क्योंकि पिको फैराड में है। तो अब हम इसका मान रखना रख दिए। C की वैल्यू हो गई 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 12, और V की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, कितनी दी हुई है, 120 वोल्ट। तो 120 लिख दिया हमने। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें, देयरफॉर Q इज इक्वल टू 12 और इसका बड़ा होगा कितना है, 360 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 कूलम। ये हो गया चार्ज। अब ये जो चार्ज है, अब फिर से सुनिए, वास्तव में सवाल कौन है, ये है, और जो चार्ज निकला वो कितना निकला, 360 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 कूलम निकला। तो अब जो है, और ध्यान समझिएगा मेरी बात को, तो आपको श्रेणी क्रम में क्या बताया कि श्रेणी क्रम में आवेश समान होते हैं, यानी जितना आवेश इस पर होगा उतना ही आवेश इस पर होगा, उतना ही आवेश इस पर होगा, सेम चार्ज तीनों पर समान होंगे। तो इसका जो चार्ज निकला वो कितना निकला, 360 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। देयरफॉर इसलिए इतना ही चार्ज पहले संधारित्र पर होगा, इतना ही चार्ज दूसरे संधारित्र पर होगा, और इतना ही चार्ज तीसरे संधारित्र पर होगा। बहुत ध्यान समझिएगा हमारी बातों को। अभी मैं आगे कुछ और बातें बताऊंगा, उसको समझिएगा। तो चलिए लिखेंगे है, पहले संधारित्र का विभवांतर पहले संधारित्र का विभवांतर V1 है, इस तरह से लिख दें, इस तरह से लिख दें कि ये पहले संधारित्र का विभवांतर V1, दूसरे संधारित्र का संधारित्रों, इस तरह लिखें, यदि संधारित्रों के विभवांतर क्रमशः क्या हो, क्रमशः क्या हो, V1, V2 और V3 हो। तो V1 इज इक्वल टू Q by C1, V1 इज इक्वल टू Q by C1। तो कितना हो गया, 360 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 अपॉन C1 की वैल्यू कितनी हो गई, पहले संधारित्र की धारिता कितनी है, 9 पिको फैराड। तो 9 पिको फैराड है, तो क्या करेंगे, 10 टू पावर माइनस 12 करेंगे, नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे। तो 10 टू पावर माइनस 12 10 टू पावर माइनस 12 कट गया, और 9 से 360 को डिवाइड करेंगे तो ये 40 वोल्ट आ गया। इसी तरह से अगर आप V2 निकालें तो V2 इक्वल टू क्या निकालेंगे, V2 इक्वल टू Q अपॉन C। क्योंकि आवेश समान होता है, आवेश कितना निकला है, 360 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 अपॉन C2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 9। तो ये हो गया, ये डिवाइड हो गया, कितना आ गया, 40। अब अगर ऐसे आप V3 की वैल्यू निकालेंगे तो भी 40 वोल्ट आएगी। तो वो आपके मन में आ रहा होगा सर, तो फिर इतना मेहनत करने की जरूरत क्या थी, अलग अलग सिरों के विभवांतर निकालने की जरूरत क्या थी। 3 संधारित्र दिए हुए थे, टोटल वोल्टेज 120 वोल्ट था, 120 को 3 से भाग देते 40 मिल जाता, तो यहां पर मिला हुआ है। इतना मेहनत करने की जरूरत क्या थी। प्यारे बच्चों सही गए हो आप, इस सवाल में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सभी सवालों में ऐसा नहीं कर सकते। तो अब इससे उठता है कि सभी सवालों में कम नहीं कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, अगर इन सभी संधारित्रों की धारिता समान नहीं होती, किसी का 3 होता, किसी का 4 होता, किसी का 5 होता, तो ये जो वोल्टेज है वो सेम नहीं आता। सुनाई बात कि नहीं। तो ये जो तरीका मैंने आपको सिखाया है वो एक जनरल तरीका है कि चाहे इन संधारित्रों के की धारिता समान हो या इन संधारित्रों की धारिता क्या हो, अलग अलग हो,
आपको इस तरीके से आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई। तो देखा आपने, मैंने कहा था कि जो थ्योरी है, थ्योरी में केवल डेरिवेशन ही नहीं जानना है, बल्कि उसकी जो बातें आपको बताई जाती है उस पर भी आपको अमल करना है। और देखा जो एक लाइन मैंने लिखवाई थी कि संधारित्र श्रेणी क्रम में सभी संधारित्रों पर आवेश समान होता है और उसी आवेश का इस्तेमाल करके ही हमने अलग अलग वोल्टेज प्राप्त किया है। तो प्यारे बच्चों, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है जो आपको बताई गई है। सवाल कैसे लगाना है मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो बातें जो आपके मन में प्रश्न पूछ सकता था वो मैंने पहले ही उसका जवाब दे दिया है। तो इस तरह से आप लोग सवाल लगाइएगा। उम्मीद करते हैं कि कल एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत होगी तो तुरंत हमारे पास मैसेज करें। धन्यवाद।